हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 9th क्लास का अगला टॉपिक बेस एक्सपोनेंट लॉस। बेस एक्सपोनेंट लॉस जिसको हमने 7th क्लास और 8th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। तो इनको आगे स्टडी करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स को हमें बेस एक्सपोनेंट लॉस में लिखने की, बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेटा, जैसे कि हमें लाइफ में वेरियस सिचुएशन के गो थ्रू होना पड़ता है। जैसे कई बार हमें दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना होता है, या अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस लिखना होता है। हमें पता है अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 15 लाख करोड़ किलोमीटर, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। ऐसे ही मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस, तो जैसे एक यूनिवर्स से लेके दूसरे यूनिवर्स का डिस्टेंस, तो काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस से हमें डील करना पड़ता है। उसके ऑपोजिट ले लो, जैसे हम माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, बैक्टीरिया को, एंजाइम्स को, जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिनको हम अपनी आई से सीधे नहीं देख सकते, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देखते हैं, तो उन पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो यानी कि हमें बहुत ज़्यादा छोटे डिस्टेंस और बहुत ज़्यादा बड़े डिस्टेंस के साथ डील करना होता है। तो ऐसे डिस्टेंस को इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेस एक्सपोनेंट लॉ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेस एक्सपोनेंट की लॉ की ज़रूरत हमें पड़ती है बहुत ज़्यादा स्मॉल, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस को इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। मान लो कि एक नंबर 10 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको हम बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो नंबर 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 रेज़ टू पावर 10। यानी कि जो नंबर जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उसको हम पावर में रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मान लो कि 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4 रेज़ टू पावर 5। तो जब हम इस नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, बेस एक्सपोनेंट फॉर्म। जो नंबर बेस में होता है, नीचे होता है, इसको हम बोलते हैं बेस, और जो पावर में होता है इसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंट। ठीक, तो जब हम किसी नंबर को पावर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम उसको बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब हमने बेस एक्सपोनेंट लॉ जो फॉर्म है उसके लॉस को स्टडी करना है। तो हम 1 बाय 1 इसके लॉस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ हमारे पास है, अगर दो नंबर के बेस सेम हों और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उसका लॉ, तो दोनों नंबर के बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके एक्सपोनेंट का क्या होगा, टोटल एक्सपोनेंट कितना होगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक नंबर को हमने 3 को 3 बार, और यहाँ पे हमने लिख लिया 3 की पावर 2। दोनों का बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो 3 कितनी बार आ गया, 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 5 टाइम्स। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 रेज़ टू पावर 5। 5 कैसे आया, इन दोनों पावर को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 3 + 2 क्या बन गया, 5। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी पावर्स हैं, बेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बेस 3 का 3 ही रहेगा। जो मेरा यहाँ पे बेस है वो क्या आ जाएगा,
सेम है, ये आ जाएगा। और जो हमारी पावर्स हैं, जो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हमारा पहला लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसको हमने 7th 8th में स्टडी किया हुआ है। सेकंड लॉ, अगर नंबर डिवाइड हो रहे हो, लॉ ऑफ डिवीज़न, बेस सेम है, एक्सपोनेंट है उसके ऊपर और दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। इसको हम एग्जांपल से स्टडी करते हैं। मान लो ऊपर है 4 की पावर 7 और नीचे है 4 की पावर 5, कंपैरेटिव टू दिस लॉ। तो 4 की पावर 7 का मतलब क्या हुआ कि 4 ने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है, 4, 5, 6 एंड 7। और बेस में क्या है, 4⁵5, यानी कि 4 ने कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 5 टाइम्स। तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 से 4, और हमारे पास कितने 4 बच गए, 2। तो बेसिकली होना क्या है, जितने डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 हैं या जितनी पावर है, उतने नंबर्स हमारे यहाँ से कट हो गए, यानी कि उससे हो गए माइनस। और मेरे पास कितने बचे, 2। तो 2 कैसे बचे, अगर हम 7 में से 5 क्या कर दें, माइनस। यानी कि अगर दो नंबर के बेस सेम हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। ये हमारा है सेकंड लॉ। उसके बाद हमारे पास है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या था कि पावर की पावर, a⁻m होल की पावर n। तो इसको भी एग्जांपल से स्टडी करते हैं। मान लो मेरे पास है 3 की पावर 2 और सारे की पावर 3। तो बेस हमारा क्या हो गया, 3 की पावर 2, ये कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स, 3 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स, और 3 की पावर 2 का मतलब 2 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार आ गया, 6 बार। ये कैसे आएगा, 2 × 3 6। तो अगर हमारे पास पावर की पावर हो, तो बेसिकली हमारा लॉ क्या कहता है कि ये दोनों पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये हमारे हो गए 3 लॉ। फोर्थ लॉ हमारे पास था कि अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो हमारे पास आंसर कितना आएगा। फोर्थ लॉ, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो तो मेरा आंसर कितना आएगा। तो जैसे हमने सेकंड लॉ में स्टडी किया हुआ है, a⁻m और a⁻n इक्वल टू a⁻m-n, लॉ ऑफ डिवीज़न। तो हमें क्या चाहिए, a की पावर 0, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देंगे n को m, एंड यहाँ पे भी हमको n मिलेगा, उसको हम क्या पुट कर देंगे, m। तो a की पावर m में से ही n को हमने क्या पुट कर दिया, m, और इस साइड क्या आएगा, m माइनस m। m में से m गया 0, और a की पावर m से a की पावर m कट के क्या आ गया, 1। तो मेरा लॉ क्या बना, किसी नंबर की पावर 0 हो तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। बट वो नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a यहाँ पे 0 हो गया तो हमने जितने भी रैशनल नंबर स्टडी किए हुए हैं, हमने बोला है कि उसका बेस कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 0/0 फॉर्म डिफाइन नहीं होती, इसलिए जो उसका बेस है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। फिफ्थ लॉ जो हमने स्टडी किया था, मान लो कि किसी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, ठीक। तो इसको फिर हम लॉ ऑफ डिवीज़न से स्टडी करते हैं। a की पावर m और a की पावर n किसके इक्वल है, a⁻m-n। हमें किसे स्टडी करना है, नेगेटिव एक्सपोनेंट को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने नेगेटिव पावर को स्टडी करना है। तो मान लो हम यहाँ पे m को 0 पुट कर देंगे,
जब हमने इसको m को 0 पुट किया तो मेरी फॉर्म क्या बन जाएगी, a रेज़ टू पावर 0, नीचे क्या आ जाएगा a रेज़ टू पावर n, m को 0 पुट किया -n, इधर क्या आ गया a रेज़ टू पावर -n। किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर कितना मिलता है 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया n। यानी कि अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, उसको 1 ओवर सेम एज दैट ऑफ नंबर लिख देना है। जैसे ये मेरे पास a रेज़ टू पावर -n है, तो इसको पॉजिटिव बनाने का मेथड क्या है कि इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, ऊपर लिख दूंगा 1, तो मेरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1 ओवर a की पावर n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 3 की पावर -4 है, तो अगर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं बेस में ले जाऊँगा 3 रेज़ टू पावर 4। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे 1/3 की पावर 4, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं। चलो, ये हमारे पास आ गया लॉ नंबर 5। उसके बाद हमारे पास था लॉ नंबर 6। अब तक जितने भी हमने लॉ स्टडी किए हैं सभी का बेस सेम था। अब हम क्या करेंगे कि बेस सेम है बट उनकी बेस डिफरेंट है, बस उनकी पावर सेम है। a रेज़ टू पावर m, b रेज़ टू पावर m। तो फिर एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे है 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर 2। बेस सेम है बट उनकी पावर सेम है। तो इस 3 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है, 3 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है। 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 2 ने 2 बार मल्टीप्लाई होना है। तो अब हम क्या कर देंगे, इनका पेयर बना देते हैं, 3 इंटू 2 का, और इधर बना दिया 3 इंटू 2 का। तो ये क्या आ गया 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, तो 6 कितनी बार आ गया 2 बार। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 रेज़ टू पावर 2। तो पावर वैसे की वैसी रही, और जो बेस में नंबर है वो दोनों क्या हो गए मल्टीप्लाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 की पावर 2। तो यही हमारा लॉ है। यानी कि अगर बेस डिफरेंट हो बट उनकी पावर सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ले सकते हैं कॉमन। जैसे यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 आ गया, 3 इंटू 2 की पावर 2। तो बेस जो हैं वो वैसे ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सेम डिवीज़न में ऐसा होगा a रेज़ टू पावर m अपॉन b रेज़ टू पावर m। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बट नंबर क्या हो रहे हैं डिवाइड। मान लो ऊपर मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 3, नीचे लिख दिया 7 रेज़ टू पावर 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, 7 भी कितनी बार आएगा 3 टाइम्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/7, 2/7, 2/7 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स। मैं क्या लिख दूंगा 2/7 की पावर 3। यानी कि अगर बेस डिफरेंट हो बट पावर सेम है तो पावर को हम क्या ले सकते हैं कॉमन, और a ओवर b को हम लिख देंगे एज इट इज़। दिस इज लॉ नंबर 7। हाँ जी बेटा, आपने जो बेस एक्सपोनेंट लॉज हैं उनको ब्रीफ में थोड़ा सा स्टडी किया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है उसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 के सम आप खुद सॉल्व करोगे, उसके रिलेटेड सम हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे उसकी। पहली टाइप के सम जो हमारी एक्सरसाइज में वो इस टाइप के हैं कि 32 की पावर 5, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इस टाइप के सम है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ये नंबर हमको बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, 1/5। तो इसकी वैल्यू हम तब फाइंड कर सकते हैं अगर ये ऊपर एक इंटीजर वैल्यू हो। इंटीजर वैल्यू यानी कि 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 7 हो। तो हमारा मतलब ये है कि हमें जो फ्रैक्शन में पावर दी हुई है हमने इसको ख़त्म करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बेस में नंबर दिया हुआ है हम उसके क्या करेंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे। तो 32 के फैक्टर बनाते हैं। 2 के टेबल पे गया 16, 2 के टेबल पे गया 8, 2 के टेबल पे गया 4, 2 के टेबल पे गया 2 और 2 के टेबल पे गया 1। तो फैक्टर क्या बन गए, 1 2 3 4 5, यानी कि 32 के फैक्टर क्या बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 5। तो 32 को मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू पावर 5 और बाहर हमारे पास पावर क्या आ गई, होल की पावर क्या आ गई, 1/5। तो हम लॉज में देखते हैं जो कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है ये वाली फॉर्म, यानी कि पावर की पावर। तो इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, तो हमने बोला था कि बेस को एज इट इज़ लिख देना है और जो नंबर पावर में है इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो एक्सपोनेंट्स हैं हम एक्सपोनेंट्स को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 5 से 5 हो गया कट, 1 × 1 1, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है, 2 को कितनी बार लिखना है, 1 टाइम। तो सॉल्व करके मेरा आंसर क्या आ गया, 1। तो फर्स्ट पार्ट के जितने भी सम हैं वो इस टाइप के हैं, वो सभी सम आपने खुद ट्राई करने हैं। सेकंड पार्ट में जो सम आएंगे वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जस्ट उसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। मान लो कि सेकंड टाइप के हमारे सम कैसे होंगे, वो होंगे 125 रेज़ टू पावर 4/3। तो इसको हमने कैसे करना है, तो फिर जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है, उसको हमने इंटीजर वैल्यू में लेके जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 125 के फैक्टर बनाएंगे। लास्ट पे 5 है तो कौन से टेबल पे जाएगा, 5 से डिवाइड किया 2, 25 5 पे गया, फिर 5 पे क्या आएगा 5, फिर 5 पे गया 1। तो 125 के फैक्टर क्या बन गए, 5 × 5 × 5, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 रेज़ टू पावर 3। तो 125 को मैं क्या लिख दूँगा, 5 रेज़ टू पावर 3 और होल की पावर 4/3। फिर कौन सा रूल बन गया, एक्सपोनेंट की पावर में फिर एक्सपोनेंट। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3। 3 से 3 हो गया कट, 5 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है 5 ने कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 4 टाइम्स। तो 5 × 5 25, 5 × 5 25, 25 × 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो इस टाइप के जो सम है वो हमारे पास जो 1.6 एक्सरसाइज है उसके जो पार्ट नंबर 2 है उसके सभी के सभी सम इस टाइप के हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। तो एक सम हम और ट्राई करते हैं। अगर हमारा एक्सपोनेंट क्या हो, नेगेटिव, मान लो हमें दे दिया गया 243 रेज़ टू पावर -3/5। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा बेस है उसको हम करेंगे फैक्टराइज। सबसे पहले ये किस टेबल पे जाएगा, लास्ट पे 3 है, 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, तो 3 पे ट्राई करते हैं। 3 से डिवाइड किया 243, 8 पे गया 24, नीचे आया 3, 1 पे गया 3 कट हो गया, तो 3 पे गया तो 81, तो 3 पे गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। तो 243 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो 243 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 रेज़ टू पावर 5।
तो अब हम क्या करेंगे, 243 की प्लेस पे क्या लिख देंगे, 3⁵5 होल की पावर -3/5। सेम फिर यही वाला लॉ बन गया। एक्सपोनेंट को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 5 इंटू -3/5। दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, ब्रैकेट डाल के सेपरेट कर दिया। 5 से 5 कट हुआ तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 3 की पावर -3। अब ये कौन सा रूल बन गया, ये वाला। किसी नंबर की एक्सपोनेंट कह लो या पावर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव कैसे बनाना है, तो इसको 1 डिनोमिनेटर में लिख देंगे या उसके बेस को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1/3⁵3। 3⁵3 का मतलब 3 ने कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 3 टाइम। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। इस तरह से जो आपका पहला पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है उस टाइप के सारे सम आपके सॉल्व हो जाएंगे जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका ताकि हम आगे जा सकें। जो नेक्स्ट सम है उसमें हमें बोला जाएगा राइट इन बेस एक्सपोनेंट फॉर्म। बेस एक्सपोनेंट फॉर्म। पहला सम आ गया, सपोज 2⁵3/5 इंटू 2⁴/4/3। इसको बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। तो हम ऐसे सम को डिस्कस करने से पहले बेस एक्सपोनेंट लॉ को फिर से ध्यान से देखते हैं और इस सम को इसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर। तो अब देखो दोनों का बेस क्या है, सेम, और दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इस पे कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई। बेस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस एज इट इज आ जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो बेस को हमने लिखा एज इट इज, जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, प्लस। इस दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस। और फ्रैक्शंस को प्लस करना हमको आता है, इसको हम कैसे करेंगे, 3/5 एंड 4/3। तो पहले हम 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। 5 के टेबल पे गया 1, 3 एज इट इज आ गया। 3 के टेबल पे गया 1, तो एलसीएम क्या आ गया, 3 इंटू 5 15। तो बेस में हम क्या लिख देंगे, 15। अब हर नंबर के बेस में हम लोग को 15 बनाना है। 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। तो 3 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो सॉल्व करके क्या आ गया, 29/15। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2⁵29/15। इस तरह किसी भी नंबर को मैं बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सम हम ट्राई करते हैं लॉ ऑफ डिवीज़न के साथ। लॉ ऑफ डिवीज़न के साथ सपोज करो कि हमें एक सम दिया गया है 3⁵2/5 ओवर 3⁵1/3। इसको हमने बेस एक्सपोनेंट लॉ में रिप्रेजेंट करना है। तो बेस सेम है, नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो लॉ ऑफ डिवीज़न क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 आ गया एज इट इज़, डिनोमिनेटर की पावर एज इट इज़, और जो डिनोमिनेटर में पावर है जो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। फिर हम एलसीएम लेंगे 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम फिर क्या आ जाएगा,
5 इंटू 3 मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा 15। तो इसको हम लिख लेते हैं साइड में 2/5 माइनस 1/3। तो एलसीएम क्या आ गया 15। 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 2 ज़ा 6। 15 बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से किया तो क्या आ गया 5। 6 में से 5 गए 1/15। तो बेस और फ्रैक्शन को सॉल्व करके मेरे पास कितना आंसर आ गया 1/15। तो मेरा आंसर क्या आ गया 3⁻1/15 इज़ माई आंसर। उसके बाद एक सम करते हैं हम थर्ड लॉ के साथ, ठीक है। उसके बाद हम वो सम करेंगे जो 9th के एग्ज़ाम में तो नहीं आते, पर जैसे आप NTSC में प्रिपरेशन करते हो या टेट के एग्ज़ाम हो गए, तो इन एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड जो हैं सम पेपर में आएंगे। तो नेक्स्ट सम हम ट्राई करते हैं। 1/5³ होल की पावर 7। तो इसको हमने बेस एक्सपोनेंट लॉ में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कंपेयर करते हैं कौन सा लॉ होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट, तो ये वाला लॉ आएगा, पर जो हमारी पावर है वो सारे के ऊपर होनी चाहिए। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पावर सिर्फ 5 के ऊपर दी गई है, ठीक है। तो इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। पहले तो आप क्या करो, पहला मेथड क्या है कि आप पावर को ऊपर ले जाओ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो इसको हम लिख लेते हैं, ऊपर जाएगी तो पावर क्या बन जाएगी नेगेटिव, और ऊपर क्या आ जाएगा 7। अब फिर एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट, तो पावर्स और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21। अब एक्सपोनेंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में 1/5⁻21। ये है हमारे पास पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हमको दिया गया है 5⁻³ होल की पावर 7, हम इस पावर को सारे नंबर के ऊपर ले आएंगे। जैसे 1 के ऊपर पावर नहीं है, तो 1 को तो जितनी बार आप मल्टीप्लाई कर लो आंसर आपको क्या मिलना है 1 ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 1 को क्या लिख देंगे 1⁻3, और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 5⁻3 होल की पावर 7। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लग जाएगा, अगर a⁻m है b⁻m है तो हम क्या कर सकते हैं पावर को लिख सकते हैं कॉमन, और जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसको हम कर देंगे डिवाइड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पावर को ले लिया कॉमन और बेस को लिख दिया 1/5 एंड होल रेज़ टू पावर 7। अब कौन सा लॉ बन गया एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट, तो इसको किस लॉ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स को 3 × 7। 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 21। तो फिर इसको कैसे कर सकते हो, अगर उसके साथ मैच करना है तो इसी को इस साइड को आप दूसरी साइड देखोगे तो अगर पावर को कॉमन लिया जा सकता है तो पावर को सेपरेट भी किया जा सकता है। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे 1⁻21 5⁻21। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा क्या मिलना है 1, और नीचे क्या आ जाएगा 5⁻21। तो इस तरह से हमारा जो सम है वो क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज में सम दिया हुआ है वो किस टाइप के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
जो नेक्स्ट सम है वो हमारे किस साइड के हैं, वो हमारे सम है 1/7 की पावर 3 इंटू 7/2 की पावर 3, यानी कि हमारे बेस डिफरेंट है पर उनकी जो पावर है वो सेम है। तो इसके लिए हमने कौन सा लॉ स्टडी किया था, लॉ नंबर 6, यानी कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे पर उनकी जो पावर है वो दोनों के ऊपर कॉमन आ जाएगी। इस लॉ को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो पावर को हम ले लेंगे कॉमन और जो बेस है वो आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 1/7 इंटू 7/2, 7 के साथ 7 हो गया कट, 1 इंटू 1, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2, और इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में। या सम किस साइड से आ सकता है कि 5⁻3, 5⁻8, 4⁻8, इसको बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो इसको बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कौन सा लॉ लगेगा, लॉ नंबर 7, पावर सेम है नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो लॉ क्या कहता है, पावर आ जाएगी कॉमन, नंबर को एज इट इज़ डिवाइड कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी पावर 8 है वो आ जाएगी कॉमन और 5 को हम 4 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड, और मेरी फॉर्म क्या बन जाएगी, 5/8 होल की पावर 8। इस तरह से आप किसी भी नंबर को बेस एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1.6 एनसीईआरटी के जितने भी सम हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर उस क्वेश्चंस में कोई भी आपको डाउट हो रहा है या कोई भी सम आपसे सॉल्व नहीं हो सकता तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे चैनल का टेलीग्राम और व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसके ऊपर क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो सकता तो आप उस क्वेश्चन को उस ग्रुप में शेयर कर सकते हो। तो अगले डाउट सेशन में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी लेवल का है। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सम जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं आते, लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे हमारा एनटीएससी हो गया, नेस हो गया, उसके बाद जैसे टेट का एग्ज़ाम होता है हमारे टीचर्स का, तो उन एग्ज़ाम में वो वाले सम आते हैं। उन एग्ज़ाम्स को, उन सम्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डिस्कशन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।